अपन देखते हैं कौन सा अपना व्यक्तित्व वाला टॉपिक। ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे विशेषताएं, इसके सिद्धांत, फिर व्यक्तित्व का निर्धारण किन कारणों से होता है और व्यक्तित्व के मूल्यांकन कैसे होता है। ठीक है। तो व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ तो पता है क्या है? पर्सोना, या फिर ये लैटिन शब्द से आया है पर्सोना जिसका नाम है, और इसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है। अब ये क्या होते हैं व्यक्तित्व? तो ये अनन्य होते हैं एवं सापेक्ष रूप से स्थिर गुण होते हैं, जो कि मतलब अनन्य यानी कि मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब सबसे एक्सक्लूसिव है। ठीक है। अनन्य एवं सापेक्ष रूप से स्थिर गुण है। ठीक है। कि मतलब चेंज नहीं होते हैं टाइम के साथ, एक साथ में, मतलब जल्दी से। तो वे अनन्य एवं सापेक्ष रूप से स्थिर गुण जो एक समयावधि में विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को विशिष्टता प्रदान करते हैं। तो किसी एक अवधि में हो गई या फिर कोई विशेष स्थिति हो गई, उसमें उसके व्यवहार को देते हैं विशिष्टता। ठीक है। अब जैसे हो सकते हैं गतिशीलता, निरंतरता, दृढ़ता, लचीलापन, एकीकरण, अनुपमता। तो ये सारे उनके गुण हो गए। ठीक है। अब आलपोर्ट था, उसने मनुष्य की वे शारीरिक आंतरिक वृत्तियां जिसके आधार पर व्यक्ति पर्यावरण से समायोजन स्थापित करता है। तो आंतरिक वृत्तियां बताई हैं ये आलपोर्ट ने इनको, किसको? व्यक्तित्व को, जिसके आधार पर व्यक्ति पर्यावरण से समायोजन करता है। अब इसके तत्व उसने बताए, जैसे कि संगठन हो सकता है, गतिशीलता हो सकती है, व्यवस्था हो सकती है, समायोजन हो सकता है, मनोवैज्ञानिक निर्धारण हो सकते हैं। विशेषताएं क्या हैं? तो शारीरिक एवं मानसिक दोनों घटक शामिल हैं इसमें। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। तो इसमें शारीरिक भी होते हैं और मानसिक भी होते हैं। ठीक है। फिर व्यवहार में अभी इसकी अभिव्यक्ति अनिवार्य है। ठीक है। कि अगर किसी में मतलब दिखाता ही है वो इंसान अभी व्यक्तित्व में। ठीक है। उसके जो गुण होते हैं। फिर सामान्यतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो नॉट इजीली चेंज विद टाइम, कुछ विशेष परिस्थितियों में परिवर्तनशील भी है। तो चेंज भी होता रहता है टाइम के साथ ही। तो 4 है इसमें, शारीरिक और मानसिक दोनों घटक शामिल हैं। अभिव्यक्ति अनिवार्य है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं और परिवर्तनशीलता होती है। फिर महत्व क्या है इनके? तो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति व्यक्तियों के अनुकूलन में सहायक है। ठीक है। फिर व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी संभव है। यथार्थवादी एवं स्वीकार्यता, स्वीकार्य तरीके से लोगों से व्यवहार करने में सहायता प्रदान करता है। तो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति व्यक्तियों के अनुकूलन में सहायक है। ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी पर्यावरण परिस्थितियां हैं, उसके प्रति व्यक्तियों के अनुकूलन में सहायक है। कि अभी पर्यावरण में कुछ चल रहा है, मतलब अपने एनवायरनमेंट में कुछ कंडीशन चल रही है, उसके अनुसार इंसान उसमें अपने आप को ढाल लेता है। फिर व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी संभव होती है, कि उसके व्यक्तित्व से पता चलेगा कि यार ये बंदा ऐसा कर सकता है, या इंसान ऐसा कर सकता है। ठीक है। फिर यथार्थवादी एवं स्वीकार्यता, स्वीकार्य तरीके से लोगों से व्यवहार करने में सहायता प्रदान कर देता है। तो मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं जो जिसका बिहेवियर होता है उससे, कि अपन को पता चलता है कि यार सामने वाले का बिहेवियर ऐसा है, तो अपन एक उस बिहेवियर को एक एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। और रियलिस्टिक अप्रोच अपना के उससे अपन व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो वो ये यथार्थवादी एवं स्वीकार्य तरीके से लोगों से व्यवहार करने में सहायता प्रदान करता है। फिर मेजर अप्रोचेज़ हैं जो, कि अपन कौन-कौन सी टाइप की पर्सनैलिटी होती है उनको तो देखते हैं इसमें। तो इन्होंने कुछ सिद्धांत बताए हैं। एक तो होता है प्रकार सिद्धांत, ठीक है? एक होता है शील गुण सिद्धांत, एक होता है मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो प्रकार सिद्धांत आते हैं, तो इनको कहते हैं प्रकार या प्रारूप सिद्धांत। ये टाइप थ्योरी होती है। तो ये किसी एक मतलब सेम टाइप के लोगों को इन्होंने एक-एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जैसे हिप्पोक्रेटस था, उसने बेस्ड ऑन फ्लूइड और ह्यूमर पे बताया है कि कुछ होते हैं उत्साही व्यक्ति, कुछ होते हैं श्लेष्मिक, कुछ होते हैं विवादी, कुछ होते हैं कोपशील। तो कौन-कौन होते हैं? उत्साही, श्लेष्मिक, विवादी, कोपशील। ठीक है? फिर चरक संहिता। त्रि एक होती है त्रिदोष के आधार पर वात, पित्त और कफ। ठीक है? और फिर एक है सांख्य। सांख्य ने गुणों को बताया है 3 आधार पे, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ठीक है? अब देखते हैं अपन, जैसे कि पहला ये वाला हिप्पोक्रेटस वाले, तो इसने बताया जैसे कि कोई व्यक्ति उत्साही है, तो उत्साही है यानी कि आशावादी है, उनको अंग्रेजी में कहते हैं सैंग्यूइन। ठीक है। तो ये मतलब इनमें क्या क्या गुण होते हैं, तो वो देखते हैं। प्लेफुल होता है ये, इजी गोइंग होता है, सोशिएबल होता है। ठीक है। फिर केयर फ्री होता है, होपफुल होता है और कंटेंटेड होता है। ठीक है।
तो क्या-क्या होता है प्लेफुल, ईज़ी गोइंग, सोशिएबल, केयरफ्री, होपफुल, तो ये सब इसके गुण हैं। फिर एक होता है श्लैष्मिक। श्लैष्मिक होता है क्या कि रीज़नेबल होते हैं, प्रिंसिपल्ड होते हैं, कंट्रोल होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, स्टेडफास्ट होते हैं, काम होते हैं, ठीक है? ये होते हैं श्लैष्मिक। सुषुप्त होते हैं मतलब जो होते हैं ना ढीले-ढीले लोग बोलते हैं उनको, उन सब के हैं ये। पर इनके इमोशन वीक होते हैं, उत्साही में और वीक में। फिर एक आता है विवादी। विवादी होता है एंग्ज़ियस, वरिड होता है, अनहैप्पी होता है, सस्पिशियस होता है, सीरियस होता है और थॉटफुल होता है ये। ये विवादी होते हैं, ठीक है? अब इनके क्या है जो टेम्परामेंट होता है ना वो चेंज नहीं होता, अनचेंजेबल होता है टेम्परामेंट विवादी लोगों का। फिर है कोपशील। कोपशील होते हैं जो होते हैं एक्साइटेबल होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, एग्ज़िबिशनिस्ट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, हिस्टोरेनिक होते हैं और एक्टिव होते हैं। इनके टेम्परामेंट चेंज होते रहते हैं कोपशील और इनको चिड़चिड़े भी कहते हैं, इनको कॉलेरिक या अंग्रेजी में कॉलेरिक होते हैं। तो अपन ने 4 देखे फ्लूइड के आधार पे एक उत्साही, श्लैष्मिक, विवादी, कोपशील। ठीक है? तो कोपशील और उत्साही होते हैं, इनके चेंज होते रहते हैं टेम्परामेंट, पर कोपशील का स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है और जो उत्साही होते हैं इनके वीक इमोशन होते हैं। विवादी होते हैं, इनका टेम्परामेंट अनचेंजेबल है और श्लैष्मिक वालों का भी, पर इनका जो विवादी हैं, इनके इमोशन स्ट्रॉन्ग होते हैं और श्लैष्मिक वालों के वीक होते हैं, ठीक है? फिर इनके क्या-क्या इमोशन है वो अपन ने देखे। फिर है चरक संहिता। चरक संहिता और उनको देखते हैं इससे पहले चरक संहिता ने बोले हैं वात, पित्त और कफ। अब जो वात होता है ये बनता है एथर से और एयर से मिलके, ईथर से और एयर से, ठीक है? और जो पित्त होता है, पित्त बनता है फायर से और वाटर से। और कफ, कफ होता है अर्थ और वाटर, ठीक है? तो ये आयुर्वेद ने बताए हैं इनके दोष, ठीक है? कि कौन-कौन से होते हैं गुण। त्रिदोष के आधार पे तो ये अपने जो इंसान के बॉडी में ये एनवायरनमेंट से मिलके बने हैं, उनके आधार पे उसने बताया कि कौन-कौन से व्यक्तित्व हो सकते हैं, वात, पित्त, कफ। अगर किसी में वात ज़्यादा है, किसी में पित्त ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है, उस हिसाब से। फिर होते हैं एक सांख्य के आधार पे सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ठीक है? और अगर जिसमें मतलब कौन-कौन सी मात्रा ज़्यादा है फ्लूइड की, उसके आधार पे कोई इंसान सद्गुण हो सकता है, रजगुण हो सकता है, तमोगुण, ठीक है? अब गुण क्या होते हैं? स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा, तो देखते हैं सत्ववादी। तो सत्व होता है ना जिनके अंदर ज़्यादा, तो वो कैसे होते हैं? स्वच्छ होते हैं, सत्यवादी होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अनासक्ति होती है, विलग्नता होती है, अनुशासन होती है इनमें सत्व वालों में। फिर तमस होते हैं। तमस वालों के गुण होते हैं क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना आदि। फिर रजस, रजस होते हैं तीव्र क्रिया करते हैं, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा होती है इनमें, असंतोष होता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं ये, भौतिकवादी मानसिकता होती है इनकी, रजस वालों की। तो सत्व, तमस, रजस ये हैं, ठीक है? फिर शेल्डन, शेल्डन शारीरिक बनावट के आधार पर, ठीक है? गोलाकृतिक, सामाजिक मिलनसार और शिथिल होते हैं। फिर आयताकृतिक, तो सुगठित शरीर वाले होते हैं, ऊर्जावान एवं साहसी होते हैं। और लंबाकृतिक, जो पतले होते हैं, लंबे होते हैं, कलात्मक होते हैं, कुशाग्र और अंतर्मुखी होते हैं। फिर युंग या जुंग, तो जुंग और युंग होते हैं 2 तरह के, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी होते हैं अकेले रहना पसंद करते हैं, शर्मीले होते हैं, सांवेगिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति। और बहिर्मुखी क्या करते हैं? सामाजिक एवं दबावों में प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है? अंतर्मुखी कौन है? अकेले रहना, शर्मीले, सांवेगिक द्वंद्वों से पलायन कर लेते हैं। बहिर्मुखी सामाजिक एवं दबावों में प्रतिक्रिया करते हैं। फिर फ्रीडमैन और रोजरमैन, ये आते हैं रोजरमैन। तो फ्रीडमैन क्या है? फ्रीडमैन ने बताया है टाइप ए और टाइप बी के 2 तरह के व्यक्तित्व होते हैं। टाइप ए होते हैं जिनमें उच्च अभिप्रेरणा होती है, ठीक है? मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। धैर्य की कमी होती है। उनमें मतलब है ना जैसे उतावलापन ज़्यादा होता है, ठीक है? फिर कार्य बोझ का अनुभव करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टाइम खत्म हो रहा है। और ये हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज और इनके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये कौन होते हैं? फ्रीडमैन रोजरमैन के अनुसार टाइप ए, उच्च अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, फिर उतावलापन ज़्यादा होता है और कार्यबोझ का अनुभव करते हैं। फिर टाइप बी होते हैं। टाइप बी की विशेषताएं वही है जो टाइप ए की नहीं है, जैसे कि उनमें कम अभिप्रेरणा, मतलब ज़्यादा धैर्य, उतावलापन कम, कार्यबोझ का अनुभव नहीं करते, वो सब।
फिर एक मोरिस आया, मोरिस ने टाइप सी भी दे दिया। उसने बोला कि टाइप सी भी होता है, सी से सहयोगी होते हैं, विनीत होते हैं, धैर्यवान होते हैं और कैंसर जैसे रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। निषेधात्मक संवेगों का दमन कर लेते हैं, आज्ञा पालन करते हैं ये। फिर होते हैं टाइप डी, व्यक्तित्व वाले लोगों में अवसाद की प्रवणता अधिक पाई जाती है। ये मॉरिस ने दिए हैं टाइप सी और टाइप डी, और फ्रीडमैन और रोजरमैन ने दिए टाइप ए और टाइप बी। फिर दूसरा आता है व्यक्तित्व नापने का सील गुण। तो ये ट्रेड थ्योरी है। इसमें क्या करते हैं अपन, गुणों के आधार पर व्यक्तियों को बांटा है उनके व्यक्तित्व के। तो जैसे ऑलपॉट ने बताए हैं 3 तरह के शील गुण, जैसे प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक। तो प्रमुख होते हैं जिन गुणों के चारों ओर व्यक्ति का पूरा जीवन व्यतीत होता है, जैसे गांधीवादी, हिटलरवादी, ये हो गए कौन से प्रमुख। फिर केंद्रीय हो गए जिसमें प्रभाव में कम व्यापक होते हैं किंतु फिर भी सामान्यीकृत होते हैं, ठीक है। तो प्रभाव में तो कम व्यापक है, मतलब ज्यादा व्यापक नहीं है, मतलब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर होते हैं, है ना। पर इनको कहाँ पे लिखते हैं अपन, जैसे प्रशंसा पत्र में, कि जैसे अपन बताते हैं कोई व्यक्ति ईमानदार है, मेहनती है, निष्कपट है, वो सब। फिर हो गए गौण विशेषक। तो व्यक्ति की सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे किसी को आम पसंद होता है, किसी को काला रंग पसंद होता है तो काले कपड़े पहनता है, किसी को लाल पसंद होता है, वैसे। फिर रेमंड केटल का सील गुण। तो व्यक्तियों का एक दूसरे से भिन्न एक सामान्य संरचना होती है जिसे इंद्रिय अनुभव से निर्धारित किया जा सकता है। विभिन्न विशेषकों में से प्राथमिक की पहचान करने के लिए कारक विशेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रेमंड केटल का सील गुण सिद्धांत क्या है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्न एक सामान्य संरचना होती है जिसे इंद्रिय अनुभव से निर्धारित किया जा सकता है। विभिन्न विशेषकों में से प्राथमिक की पहचान करने के लिए कारक विशेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 16 मूल विशेषक होते हैं जो कि स्थिर होते हैं। फिर सतही वाले मूल विशेषक की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो 16 तो हो गए मूल विशेषक। फिर मूल्यांकन हेतु 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली होती है, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो 16 मूल विशेषक हैं इनका मूल्यांकन करना है किसी व्यक्ति का। तो उन्होंने एक प्रश्नावली बनाई, मतलब एक बना ली उन्होंने, है ना, एक क्वेश्चनरी बनाई, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछते हैं और फिर बताते हैं कि कौन कौन से हैं, कौन कौन सा जाता है। तो वही है, तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्न एक सामान्य संरचना होती है जिसे इंद्रिय अनुभव से निर्धारित किया जा सकता है। विभिन्न विशेषकों में से प्राथमिक की पहचान करने के लिए कारक विशेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फिर आइजेन का शील गुण सिद्धांत, तो जैविक और आनुवांशिक आधार पर व्यक्तित्व को दो व्यापक आयामों में विभाजित करता है, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता। ये होते हैं लोगों में किस मात्रा में अपनी भावनाओं का नियंत्रण है। तो वो होता है तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, ठीक है। लोगों में किस मात्रा तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है। अब जैसे एक दुश्चिंता हो गई, एक चिड़चिड़ा हो गया, अति संवेदनशीलता हो गई, बेचैनी और नियंत्रण का अभाव होता है जो तंत्रिका तापी होते हैं। तो इनमें क्या होती है, दुश्चिंता होती है, चिड़चिड़ापन अधिक होता है और अति संवेदनशीलता होती है, बेचैनी और नियंत्रण का अभाव रहता है, ठीक है। और जो सांवेगिक स्थिर होते हैं वो दूसरी ओर शांत होते हैं, समय पर नियंत्रण रखते हैं, विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं ये, ठीक है। फिर बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, तो किस मात्रा में लोगों में सामाजिक उन्मुखता है अथवा सामाजिक विमुखता है उसको चेक करते हैं। बहिर्मुखता में जैसे कोई व्यक्ति बहिर्मुख है तो वो सक्रिय होगा, युद्धचारिता होगा, आवेग होंगे उसमें, वो रोमांचक होगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति मतलब सामाजिक सक्रिय होगा, ठीक है, सबसे बात करेगा, आवेग उसमें बहुत होंगे, रोमांच वाले होंगे, ठीक है। पर कोई अंतर्मुखता वाला व्यक्ति है तो वो निष्क्रिय होगा, शांत होगा, वो सतर्क होगा, आत्म केंद्रित होगा। तो ये सब कौन से के हैं, अंतर्मुखता के, निष्क्रिय, शांत, सतर्क और आत्म केंद्रित। फिर होता है अंतःक्रिया। तो अंतःक्रिया में अगर इन दोनों को, जैसे अब ये दो गुण उसने बताए थे, पर अगर इन दोनों में भी ऐसा है कि जैसे किसी का तंत्रिका तापी बन प्लस में अंतर्मुखता आ गया तो वो मनस्तापिता बन जाएगा, और सामवेगिक स्थिरता प्लस बहिर्मुखता आ जाएगा तो वो सामाजिकता वाला व्यक्ति बन जाएगा। तो पहले तो दो आयामों में भी बांटा था उसने, फिर बाद में एक और जोड़ दिया, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। तो मनस्तापिता ये होते हैं आक्रामक, अहम केंद्रित, समाज विरोधी, क्योंकि इसमें एक तो अंतर्मुखता और तांत्रिका तापिता दोनों के गुण आ गए। सामाजिकता में सामाजिक संवेदनशील होगा, सहयोगी होगा। फिर व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल दिया था, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये पॉल कोस्टा ने, रॉबर्ट मैक्रे ने दिया था, ठीक है।
अब ये इसको याद रखते हैं अपन ओशियन से। तो पॉल कोस्टा ने दिया था और रॉबर्ट मैक्रे ने दिया था। इन्होंने बताया था कोई व्यक्ति अनुभवों के लिए खुलापन होता है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओ से तो अनुभव के लिए जिनमें खुलापन होता है वो कल्पनाशील होते हैं, उत्सुक होते हैं, नए विचारों के प्रति उदारता रखते हैं, ठीक है। फिर एक होते हैं बहिर्मुखता, ठीक है। तो जो जिसको कहते हैं एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। एक्सट्रावर्जन तो सामाजिक सक्रियता होती है इनमें, ये आग्रहीता वाले व्यक्ति होते हैं, बहिर्गमन करते हैं, बातूनापन इनमें ज़्यादा होता है, आमोद प्रमोद के प्रति पसंदगी होती है, तो ये होते हैं बहिर्मुखता। फिर सहमतिशीलता, तो सहायता करने, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने, देखभाल एवं पोषण करने जैसे व्यवहार होते हैं इनमें। फिर तंत्रिका ताप, सांवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, अस्थिर होते हैं, दुश्चिंतित होते हैं, परेशान, भयभीत, दुखी, चिड़चिड़े, तनावग्रस्त होते हैं। और अंतर्विवेकशीलता, उपलब्धि उन्मुखता होते हैं, निर्भरता होती है इनमें, उत्तरदायित्व होते हैं, दूरदर्शिता होती है, कर्मठता होती है और आत्म नियंत्रण होता है, ठीक है। व्यक्तित्व निर्धारण के कारक, फैक्टर डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी, एक होते हैं आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक में होते हैं इंटरनल, जिसमें होते हैं हार्मोन संतुलन, आनुवांशिक, स्नायु तंत्र, रासायनिक घटक, शारीरिक बनावट। और बाह्य में होते हैं परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज, संस्कृति, पर्यावरण, ठीक है। फिर व्यक्तित्व मापन की विधियां होती हैं कुछ, तो 3 होती हैं ये। आत्म प्रतिवेदन माप होता है, एक होता है प्रक्षेपी और एक होता है व्यवहार परक। तो आत्म प्रतिवेदन में होता है पहला तो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, फिर दूसरी होती है आइजिंग व्यक्तित्व प्रश्नावली, तीसरी होती है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, ठीक है। फिर है प्रक्षेपी तकनीक, तो इसमें होता है रोसार्क धब्बा परीक्षण, एक होता है कथनांक संप्रत्यय तकनीक, जिसको थीमेटिक अप्रेजल टेस्ट होता है। फिर रोजनविंग का चित्रकुंठा अध्ययन होता है, वाक्य समापन परीक्षण होता है और व्यक्तांकन परीक्षण होता है। ये होते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या प्रक्षेपी तकनीक। तो और एक होते हैं व्यवहार परक, बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें अपन इंटरव्यू यानी साक्षात्कार करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, नाम निर्देशन करते हैं, स्थिति परक विश्लेषण देते हैं यानी सिचुएशन देते हैं एक कोई। अब देखते हैं आत्म प्रतिवेदन टेक्निक। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को उसके बारे में पूछते हैं, खुद से ही पूछते हैं, ठीक है। तो विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित मापनी है होती है, जिस पर व्यक्ति को अनुक्रिया देना होता है तथा अनुक्रियाओं को निश्चित अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, तो इसे दिया था मैकिनले और हैथवे ने, ठीक है। इसमें 567 कथन होते हैं, व्यक्ति को प्रत्येक कथन पर सही गलत का निर्णय लेना होता है। 10 उपमापियों में विभक्त है, जो विभिन्न मनोरोगों का निदान करते हैं, ठीक है। और भारत में मलिक जोशी ने जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची विकसित की है, ठीक है। तो इसको किसने दिया था, मैकिनले और हैथवे ने, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को। फिर है आइजिंग व्यक्तित्व प्रश्नावली। तो व्यक्तित्व के 2 आयाम बताए थे, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, और सामवेगिक स्थिरता और अस्थिरता। इन दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें 32 विशेषक होते हैं, इन आयामों की विशेषता के रूप में बताए गए हैं। तो 32 विशेषक इन आयामों की विशेषता के रूप में बताए गए हैं। तीसरा आयाम जोड़ा था इन्होंने, मनस्तापिता भी जोड़ दिया बाद में। फिर है उच्च अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति आक्रामक होते हैं, इसमें अहम केंद्रित होते हैं, समाज विरोधी होते हैं। फिर एक आता है 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली, तो रेमंड कैटल द्वारा विकसित की गई थी। 164 कथन होते हैं इसमें, बहु विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन कर अनुक्रिया देना होता है 164 कथनों में से। फिर एक होती है आत्म प्रतिवेदन माप या तकनीक। तो इसकी कमी क्या है पहले तो क्या होता है, सामाजिक वांछनीयता होती है। तो उत्तर जो देता है ना, उसको पता रहता है कि यार सोशल डिजायरेबिलिटी क्या है, तो वो उस हिसाब से आंसर देता है, मतलब सही जवाब ही नहीं देता। अनुमनन होता है, ठीक है। एक्यूसेंस होता है, प्रश्न की विषय वस्तु से निरपेक्ष होकर उत्तर देता है, ठीक है। तो विषय वस्तु पे ध्यान नहीं देता, उससे निरपेक्ष हो जाता है। फिर अंतरंग भावनाओं को छिपाता है, हाइडिंग प्राइवेट फीलिंग। व्यक्ति से प्रत्यक्ष प्रश्न करने पर व्यक्ति जानता है कि उसका मूल्यांकन हो रहा है, अतः वह भावनाओं को छुपाता है, ठीक है। तो उसको पता है कि यार उसकी पूछ रहे हैं, तो मतलब प्राइवेट फीलिंग्स को छुपा लेगा, फिर क्या आएगा, मूल्यांकन। फिर मनोविश्लेषण थ्योरी होती है, तो इसके अनुसार हमारे व्यवहार अचेतन अभिप्रेरणाओं द्वारा नियमित होते हैं, अतः इन विधियों से अचेतन पक्ष उद्घाटित नहीं किया जाता, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा व्यवहार है एक्चुअली में वो तो हमारी अचेतन में जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है,
ठीक है? कॉन्साइसनेस में जो हमारे मोटिवेशन है, उनसे अपना बिहेवियर ड्राइव करता है, पर उनको नहीं बताती है। और ये उच्च स्तरीय कौशल और परीक्षण की आवश्यकता होती है इसमें। फिर एक होती है प्रक्षेपी तकनीक, तो इसका विकास अचेतन अभिप्रेरणाओं और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत कम संरक्षित और असंरक्षित उद्दीपक अथवा स्थिति को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर उसकी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। तो कम संरचित और असंरचित उद्दीपक क्या होते हैं? जैसे कि मतलब कोई डायग्राम बना दिया और उनसे पूछते हैं कि आप क्या दिख रहा है? ठीक है? मतलब उसको बताया नहीं है कि एक्चुअली में ये है क्या? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि यार आप बताओ कि ये क्या है? ठीक है? तो इसके अंतर्गत कम संरचित और असंरचित उद्दीपक अथवा स्थिति को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर उनकी भावना और इच्छाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। जैसे कुछ कहानी लिखना, संरचना पूरी करना, कुछ वाक्यों को पूरा करना, उद्दीपकों के साथ अपना साहचर्य बताना। ठीक है? तो ये हैं विशेषताएँ। कम संरचित अथवा असंरचित उद्दीपक होते हैं। व्यक्ति को मूल्यांकन, उद्देश्य, अंकविधि का ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति को बताया जाता है कि कुछ भी गलत या सही नहीं होता, ठीक है? प्रत्येक अनुक्रिया व्यक्तित्व का पक्ष प्रकट करती है। अंक प्रदान करना, व्याख्या करना, लंबा हो ये सब है ना, इसमें होती हैं इसकी सारी चीज़ें। तो ये इसकी विशेषताएँ हैं। क्या-क्या विशेषताएँ? कम संरचित और असंरचित उद्दीपक होते हैं, व्यक्ति को मूल्यांकन किया जाता है, उद्देश्य, अंकविधि का ज्ञान नहीं होता इसमें। व्यक्ति को बताया जाता है कि कुछ भी सही है, गलत नहीं है। जो आप बताओगे उसी के आधार पे हम आपका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है? और प्रत्येक अनुक्रिया व्यक्ति का एक पक्ष प्रकट करती है, ठीक है? जैसे कोई इन किसी के लिए ये मान ले भालू हो सकता है, किसी के लिए 2 इंसान लड़ रहे हैं, किसी के लिए कुछ और है कि ये पेड़ है। तो उस हिसाब से वो जैसे कि कोई पेड़ बता रहा है तो उसकी फिर अपन बताएँगे कि यार ये तो एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा वो है। कोई बताएगा ये फाइट कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे थोड़ा आक्रामक व्यक्ति है। कोई इसको जानवर बता देगा तो अपन बताएँगे यार ये जानवरों के प्रति थोड़ा दयालु है, उस टाइप का बताएँगे। ठीक है? फिर रोशार्क धब्बा परीक्षण, ठीक है? तो ये है रोशार्क इंक बॉल टेस्ट। तो इसको हरमन रोशार्क ने दिया था और इसमें 10 स्याही के धब्बे बनाए जाते हैं, ठीक है? इनमें 5 तो होते हैं काले सफ़ेद, 2 होते हैं लाल, ठीक है? 3 होते हैं पेस्टल कलर के और धब्बे विशिष्ट आकृति में होते हैं और इन कार्ड को 2 चरणों में दिखाया जाता है, ठीक है? तो कैसे दिखाया जाता है? तो निष्पादन मुख्य है, यानी परफॉर्मेंस प्रॉपर। कि पूछा जाता है कि वे क्या देख रहे हैं उन कार्ड में जो कलर है उनको देख के। फिर यह पूछा जाता है कि वे कैसे और किस आधार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भाई तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये है या फिर ये है जो कार्ड में दिख रहा है कलर, ठीक है? और विवरण तैयार कर व्यक्ति का मूल्यांकन तैयार किया जाता है। तो 2 चरण में दिखाया जाता है कार्डों को और फिर पूछा जाता है निष्पादन मुख्य यानी परफॉर्मेंस प्रॉपर, पूछताछ यानी इंक्वायरी। फिर अगला आता है कथनांक संप्रेक्षण तकनीक। तो कथनांक संप्रत्यक्षण तकनीक क्या है? द थीमेटिक एप्रीशिएशन टेस्ट। ये क्या होती है? ये मॉर्गन और मरे ने दिया था। इसमें 30 सचित्र कार्ड और 1 कार्ड खाली होता है, ठीक है? ये कार्ड लोगों को विभिन्न स्थितियों में बने होते हैं। कुछ कार्ड वयस्कों पर और कुछ बाल-बालिकाओं पर संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्तियों के पास 1 कार्ड प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। किस कारण यह उत्पन्न हुई, वो बताया जाता है। भूत में क्या हुआ और आगे क्या होगा, उसका वर्णन करना होता है। हुमायूँ चौधरी द्वारा इनका इंडियन वर्ज़न तैयार किया गया, ठीक है? फिर रोज़नविंग का चित्रकूट अध्ययन, ठीक है? अगला है रोज़नविंग का चित्रकुंठा अध्ययन, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, कुंठा उत्पन्न करने वाले व्यंग्यात्मक चित्र दिखाकर जो प्रयोज्य से उसकी प्रतिक्रिया की आक्रामकता का विश्लेषण किया जाता है। जैसे उसको मतलब है ना कुछ ऐसे कुंठा उत्पन्न करने वाले चित्र दिखाते हैं, ठीक है? मतलब जिससे उसके अंदर में कुंठा उत्पन्न हो जाए। ऐसे मतलब अपन दिखा देंगे कि भाई कोई किसी लड़की को मार रहा है या फिर कोई लड़की किसी को थप्पड़ मार रही है, मतलब इस टाइप के। मतलब अपने लिए तो वो हँसी-मज़ाक वाले हैं, पर उसके साथ वो घटित हुआ हो, तो उसको कुंठा उत्पन्न होगी, फिर वो प्रतिक्रिया देगा उससे, ठीक है? यह परीक्षण व्यंग्य चित्रों की सहायता से विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुंठित करते हुए अथवा किसी कुंठात्मक दशा के प्रति दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हुए दिखाया जाता है। पारेख ने भारतीय जनसंख्या पर उपयोग के लिए इस परीक्षण को रूपांतरित किया है। ठीक है, तो पारेख ने भारत की जनसंख्या के लिए बनाया था। फिर वाक्य समापन परीक्षण।
तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इस परीक्षण में अनेक अपूर्ण वाक्यों का उपयोग किया जाता है। अपूर्ण वाक्य परियोज्य द्वारा भरवाया जाता है तथा उसकी अभिवृत्ति द्वंद्वों यानी कि जैसे कि एटीट्यूड, मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मेरे पिता मुझे सबसे अधिक वह, या फिर मेरी माँ के बारे में सबसे अच्छी बात है कि, तो ये वाक्य समापन है, मतलब आधा वाक्य दे देंगे और उसको मतलब फिर भरवाएंगे। तो इस परीक्षण में अनेक अपूर्ण वाक्यों का उपयोग किया जाता है। अपूर्ण वाक्य प्रयुज्य द्वारा भरवाए जाते हैं। ठीक है? इससे उसकी जो अभिवृत्ति है, मोटिवेशन है, एटीट्यूड है, द्वंद है, उन सब का पता लगता है। फिर व्यक्तांकन परीक्षण, तो ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, इसमें क्या होता है, खाली पन्ने पर व्यक्ति को चित्र बनाने के लिए दिया जाता है और चित्र के हाव-भाव, मुखाकृति का परीक्षण किया जाता है कि उसने क्या हाव-भाव बनाए, मतलब कोई चित्र बनाया उसमें, मतलब बहुत सुंदर सी लड़की बना दी, या फिर कोई बहुत सुंदर सा लड़का बनाया, या फिर ऐसा बनाया कि कोई लड़की बहुत दुखी है। तो मतलब उससे पता चलेगा कि यार इसके अंदर में अभी क्या चल रहा है। ठीक है? तो व्याख्याओं के उदाहरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे मुखावृत्ति का लोप। तो जैसे किसी व्यक्ति की उच्च स्तरीय द्वंद से अभिभूत अंतरवैयक्तिक संबंध को टालने का प्रयास कर रहा है। तो अगर मुखावृत्ति है, उसका लोप है, मतलब मुख बहुत छोटा है ना? मतलब तो अंतर्द्वंद चल रहा है। फिर गर्दन का आलेख्य बल देना, तो आवेगों के नियंत्रण के अभाव का संकेत करता है। तो जैसे मतलब उसकी गर्दन है, उस पे मतलब बल दिया है उसने, अच्छा खासा सुडौल टाइप बनाई है, तो हाँ भाई, ये अपने आवेगों को नियंत्रित कर लेता है। फिर अनानुपातिक रूप से बड़ा सिर, तो आंगिक रूप से मस्तिष्क रोग, सिर दर्द, इन सबको सूचित करता है। तो अगर किसी ने बड़ा सिर बना दिया, तो वो शो करेगा कि यार इसका सर दर्द हो रहा है, मतलब इसको इस चीज़ों से परेशान रहता है, ये सब चीज़ों से। तो वो सब चीज़ें हैं। फिर एक होता है शब्द साहचर्य, तो ये गोल्टन द्वारा बनाया गया था। इसमें 75 शब्द होते हैं, माता, पिता, प्यार, ये सब। अब व्यवहार परक विश्लेषण, तो बिहेवियर एनालिसिस होता है। इसमें कुछ होते हैं जैसे साक्षात्कार, प्रेक्षण, नाम निर्देशन, स्थिति परक और व्यवहार परक। तो साक्षात्कार में प्रश्न पूछकर, प्रश्नों के दौरान उसकी प्रस्तुति देखकर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। फिर परीक्षण, तो व्यक्ति को निरंतर देखकर उसके व्यवहार से व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। फिर नाम निर्देशन, लंबे समय से जुड़े व्यक्तियों में से कि एक या अधिक के चयन करने तथा चयन के कारणों से व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। स्थिति परक विश्लेषण, स्थिति विशेष में व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण किया जाता है। फिर व्यवहार परक निर्धारण, तो व्यक्ति विशेष से लंबे समय से जुड़े व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करना। ठीक है? तो व्यवहार परक में तो जैसे कोई एक व्यक्ति है, उससे कोई इंसान बहुत समय से जुड़ा हुआ है, मतलब उसका दोस्त है, तो उससे अपन उसके बारे में पूछते हैं। स्थिति परक में अपन कोई एक विशेष स्थिति क्रिएट करते हैं और उसमें देखते हैं कि यार कैसा बिहेव करेगा ये। फिर नाम निर्देशन, लंबे समय से जुड़े व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक के चयन करने तथा चयन के कारणों से व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो लंबे समय से जुड़े व्यक्तियों में से किसी एक या एक से अधिक के चयन करते हैं अपन, और उनके कारणों का व्यक्तित्व क्यों उसने चयन किया है, चयन के कारणों से व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। फिर है प्रेक्षण, व्यक्ति को निरंतर देखकर उसके व्यवहार, तो बहुत टाइम तक उसको ऑब्जर्वेट कर रहे हैं अपन, वो है प्रेक्षण। ऑब्जर्वेशन होता है परीक्षण, और साक्षात्कार में तो अपन प्रश्न पूछते ही हैं। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जैसे व्यक्तित्व क्या है, इनकी विशेषताएं बताइए। आलपोर्ट के व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? प्रकार सिद्धांत का विवेचन करो। आलपोर्ट का शील गुण क्या है? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली क्या है? व्यक्तित्व निर्धारण के कारकों को समझाइए। जोधपुर व्यक्तित्व सूची क्या है? आत्म प्रतिवेदन मापन की कमियां बताइए। तो ये सब है। ठीक है? फिर स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो स्वस्थ व्यक्ति जैसे मानवतावादी सिद्धांतकारों का मत है कि स्वस्थ व्यक्ति मात्र समाज के प्रति समायोजन में ही निहित नहीं होता, यह अपने को गहराई से जानने की जिज्ञासा, बिना छद्मवेश के अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होने और जहाँ तक एक जैसे बने रहने की प्रवृत्ति को सन्निहित करता है। फिर अगला है व्यक्तित्व से संबंधित कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे कि स्वभाव, जो जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का एक विशेष तरीका होता है। स्वभाव, किसी का स्वभाव कैसा है, तो जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का विशेष तरीका। फिर विशेषक या शील गुण, तो व्यवहार करने का स्थिर, सतत और विशेष तरीका होता है ये। फिर है स्ववृत्ति, ठीक है? तो ये क्या है, किसी स्थिति विशेष में विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति। तो किसी स्थिति विशेष में विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है ये स्ववृत्ति। फिर चरित्र, नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का एक समग्र प्रतिरूप है ये। फिर आदत, व्यवहार करने का अत्यधिगत ढंग है ये। फिर लक्ष्य,
लक्ष्य क्या है? नहीं सॉरी मूल्य। तो लक्ष्य और आदर्श जो महत्वपूर्ण और उपलब्धि के योग्य माने जाते हैं। अगला अगला टॉपिक आएगा अपना अधिगम।